हेलो। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आज का जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो फिर से हमने रक्तपित्त को कंटिन्यू किया है आज। ठीक है। कल हमने जहां तक देखा था उसके आगे से आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। राइट। कल अपन ने देख लिया था सिंपली कि किस तरीके से कौन कौन से पूर्व रूप रूप वगैरह पूर्व रूप हमें मिल रहे थे। ठीक है। लक्षण हमने थोड़े से अभी आज देखते हैं। अलग अलग जो डिवीजन किया गया है रक्तपित्त का उनके अलग अलग लक्षण हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोष के अनुसार रक्तपित्त में क्या क्या लक्षण मिलते हैं वो हम देखेंगे आज। ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा। देखते हैं। देखिए, दोषानुसार लक्षणों पे हम बात करते हैं। तो रक्तपित्त के दोषानुसार जो भी भेद हैं उनके लक्षण हमें यहाँ पे बताए गए हैं। ओके। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है वातिक रक्तपित्त। दैट मीन्स यहाँ पे वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है उस रक्तपित्त में। ठीक है। तो वात के सारे लक्षण जो होते हैं दैट इज श्यावता, है ना, अरुण वर्ण, फेन युक्त। देखो, फेन युक्त होना वात का ही लक्षण है। क्यों? जहां कहीं भी वायु होगी वहां पर फेन होगा। ओके। एंड तनु एंड रुक्षता। रुक्षता, तनु, फेन, अरुण और श्याम, ये लक्षण अगर मिल रहे हैं तो हम समझेंगे इसको कि ये वातिक रक्तपित्त है। ठीक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज पैत्तिक रक्तपित्त के लक्षण। ठीक है। तो ये जो पैत्तिक रक्तपित्त है आपका दैट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पित्त दोष। ठीक। तो यहां से हमें देखना है पित्त वाले में क्या क्या लक्षण मिलने हैं वो देखो। पहले तो कषाय आभ। ठीक है। कषाय वर्ण का कलर हो जाएगा। कृष्ण, ब्लैकिश भी होगा। और गोमूत्र सन्निभम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैत्तिक वाले रक्तपित्त में क्या बोला गया है? गोमूत्र सन्निभम, ग्रह धूमवत और अंजनवत। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कलर दिख रहे हैं आपको, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पित्तज वाला होगा उसमें वेराइटी ऑफ कलर्स देखने को मिलेगी। ठीक है। विभिन्न टाइप के रंग या वर्ण हमें देखने को मिलेंगे। पित्त का काम ही होता है ना वर्ण का, विभिन्न टाइप ऑफ वर्ण। ठीक। आगे देखते हैं कफज रक्त पित्त के लक्षण। कफ रोगी के विभिन्न मार्गों से स्रवित रक्त निम्न वर्ण का हो जाता है। दैट मीन्स कौन कौन से लक्षण हमें यहाँ पे कलर के मिल रहे हैं वो देखते हैं। देखिए, कफज में मोस्टली कफ अगर जहां कहीं है तो पांडु वर्ण देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। सो ये पांडु रहेगा सबसे पहले तो। और स्निग्ध भी होगा, पिच्छिल भी होगा। ठीक है। कंसंट्रेटेड हो ही जाएगा। ठीक है ना। कफ का काम ही ये होता है कि पहले तो पांडु वर्ण करवा देना, है ना, लैक ऑफ ब्लड, और हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो दैट इज पांडुर वर्ण। राइट। स्निग्ध भी रहेगा कफ की वजह से, पिच्छिल भी होगा और सांद्र तो होगा। ठीक है। तो ये कफज रक्त पित्त में हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द द्वंद्वज टाइप ऑफ रक्त पित्त। द्वंद्वज में क्या होता है? दो दोषों का संसर्ग होता है। जब दो दोष संसर्ग में रहेंगे तो उस केस में जो वेरिएशन हमको देखने को यहाँ पे मिल जाता है वो ये है कि विभिन्न मार्गों से स्रवित रक्त का वर्ण दो दोषों के मिश्रित लक्षणों वाला है ना। तो किन्हीं भी दो, वात पित्त, वात कफ या फिर पित्त कफ, ये हम मिला करके बता सकते हैं। राइट। सन्निपातिक में इसी तरीके से तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो तीनों के लक्षण एक साथ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं गतियों के अनुसार रक्तपित्त के लक्षण। हमने पढ़ा था कि इसकी तीन प्रकार की गतियां हो सकती हैं। फर्स्ट इज ऊर्ध्वक रक्तपित्त, सेकंड वन इज अधोगत और उभयमार्गी। ओके। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में आप देखेंगे क्या सिंपल आप बताया गया है यहाँ पे। तो देखो, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में हम बोला गया है कि यहाँ पर रक्तपित्त में कफ का संश्लिष्ट होता है। ठीक है ना। ऊर्ध्वक वाले में कफ मिल गया, ऊपर जो है कफ का स्थान है, सो बेसिकली कफ का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इसके जो लक्षण मिलने हैं वो क्या है? मुख, नासिका, नेत्र एवं कर्ण से रक्त प्रवृत्ति, जो ऊपर के जितने भी स्रोतस हैं, है ना, उन सभी स्रोतसों से रक्त की प्रवृत्ति हमें देखने को यहाँ मिल जानी है। दूसरा देख लेते हैं, स्रावित रक्त स्निग्ध, पिच्छिल, सांद्र और पांडुवर्ण और कफयुक्त होगा। देखो, ये सारे के सारे लक्षण जो पांडुवर्ण वगैरह मिल रहा है ना, ये कफ की मौजूदगी बताते हैं, है ना। पिच्छिलता होना, सांद्रता होना, ठीक है, स्निग्धता होना, ये सब कफ के इन्वॉल्वमेंट को दर्शित कर रहे हैं। तो ऊपर वाले में क्या होगा? ऊपर उरह प्रदेश, है ना, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, इसको हम बोल सकते हैं उरह प्रदेश है ये, उरह प्रदेश। और उरह प्रदेश में अगर रक्तपित्त है, रक्तपित्त, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? उरह प्रदेश में है सो कफ का इन्वॉल्वमेंट, कफ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो भी पांडु वर्ण है, ठीक है, स्निग्धता है, हमारी पिच्छिलता है, और जो भी लक्षण हमें मिल रहे हैं वो कफ के लक्षण ज्यादातर हमें मिलने हैं ऊर्ध्वक वाले में। ठीक है।
अधोगत वाले रक्तपित्त पे आ जाते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, अधोगत वाला जो अधोस्थान किसका है, वात का है। तो वात के अनुबंध से अधोगत रक्तपित्त में देखने को इस टाइप का मिलेगा कि जब वात का अनुबंध हो जाएगा तो क्या क्या मिल सकता है बताओ। सिंपल सी बात है, रक्त की प्रवृत्ति जो होगी ना उसमें श्यावता, अरुण वर्ण, रुक्ष और तनु, इसके साथ साथ फेनिल जो रक्त है वो निकलेगा। मीन्स वात दोष, राइट। अधो में वात दोष का इन्वॉल्वमेंट, वात दोष की वजह से जो भी लक्षण मिल रहे हैं वो कैसे रहेंगे, श्यावरण और कृष्ण, वृक्ष और तनु। इसके बाद हम देखेंगे गुद मेड एवं योनि मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति। तो जो अधोगत स्रोतश है वहीं से रक्त निकलेगा। ध्यान रखना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, अधोगत में अधो मार्ग में जो भी स्रोतस पाए जाते हैं उनसे निकलेगा रक्त, और ऊर्ध्वगत में जो ऊर्ध्व पार्ट में जो भी स्रोतस हमें मिल रहे हैं वो रक्त को श्रावण करवाएंगे। Okay, now moving on to the third one and the most important, that is उभयमार्गी रक्तपित्त के लक्षण। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी चिकित्सा थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है, हम बोल सकते हैं कि अचिकित्सीय दुष्चिकित्सीय भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं उभयमार्गी रक्तपित्त के लक्षण। इसमें चूंकि वात और कफ दोनों का संबंध होता है, रक्तपित्त तो है ही, साथ में वात और कफ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, दोनों मार्गों से रक्त की प्रवृत्ति होगी। ठीक है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों मार्ग से। त्रियक मार्ग अर्थात रोमकूपों से भी रक्त की प्रवृत्ति होगी। देखो त्रियक मार्ग में क्या आ जाता है, त्रियक दैट मींस हॉरिजॉन्टल। ओके, ऊपर और नीचे तो वर्टिकल प्लेन में आ गया, बट हॉरिजॉन्टली दैट मींस जो हमारे रोमकूप है छोटे छोटे से, वहां से भी रक्त की प्रवृत्ति होने लग जाती है। ठीक, सो यहाँ पर हम देखने को मिलता है क्या, हमें यहाँ देखने को मिलता है जो वर्ण रहेगा रक्त का वो क्या रहेगा, श्याम स्निग्ध पिच्छल तनु एवं फेनल। तो कहीं ना कहीं मिले जुले लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं वात और कफ के दोनों। ठीक है, तनु फेनल जो है वो वात का हो गया, स्निग्ध पिच्छल जो है वो आपका कफ का हो गया। ठीक है ना, सो इसको हमने बोल दिया रक्त पित्त में वात और कफ दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, उभय मार्ग वाले में दोनों हैं, ध्यान रख लेंगे। अधोगत वाले में वात का अनुबंध है और ऊर्ध्वगत वाले में हमारा कफ अनुबंध है। ठीक है, सिंपल सा है, ध्यान रखना, ऊपर वाला स्थान कफ का, सो कफ का इन्वॉल्वमेंट, नीचे वाला स्थान किसका, वात का, सो वात का इन्वॉल्वमेंट। और जो त्रियकगामी है या फिर हम बोल सकते हैं कि उभय मार्गी रक्तपित्त जो है उसमें त्रियक मार्ग होता है, दैट मीन्स रोमकूप वगैरह, तो वहां वात और कफ दोनों ही इन्वॉल्व रहने वाले हैं। सिंपल, आगे चलते हैं। रक्तपित्त एक रक्तज बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको हिमोरेजिक डिसऑर्डर से हमें बताया गया है, बट हमें कंफर्म करना है, सर्टेन होना है। जब सर्टेन हम होना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद में भी हमें कुछ टेस्टिंग बताई हुई है, हम उसी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि हाँ ये रक्तपित्त ही है या फिर कोई और स्राव हो रहा है रक्त का। रक्तपित्त के रक्त मिले अन्न को कुत्ते तथा कौवा नहीं खाते, ये ध्यान रखने की बात है। ये जो रक्तपित्त है इसमें कौवा और कुत्ता नहीं खा रहा है। सेकेंड थिंग बताइए, रक्त रंजित वस्त्र सूखने पर गर्म जल से धोने पर दाग नहीं छूटता। ठीक है, ये जो रक्त पित्त वाली है इसमें क्या हो रहा है, रक्त रंजित वस्त्र है उसको सुखा देंगे जब आप गर्म जल से धोने के बाद तो दाग नहीं छूटेगा। और रक्त पित्त के पूर्व रूप तो मिलने ही मिलने हैं, पूर्व में किसी व्याधि का इतिहास नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, पित्त से दूषित रक्त निकल जाता है। अन्य रक्त मार्गों से अगर स्राव होता है तो क्या हुआ है, यहाँ से जो रक्त निकलेगा उसको उस अन्न को कुत्ता एवं कौवा खा लेते हैं। क्यों, क्योंकि रक्तपित्त का नहीं है ये। इसके रक्त के दाग आसानी से छूट जाते हैं, इसमें पूर्व रूप भी नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई, रक्तपित्त तो है नहीं। पूर्व में किसी व्याधि का इतिवृत्त मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर पहले कोई डिसीज मिल रही है तो ये तो कंफर्मेटरी है कि वह रक्तपित्त नहीं है, कुछ और हो सकता है। ठीक है, और साथ में ही रक्त कैसा निकलेगा, क्या किसी दोष से दूषित होकर के निकलेगा, नहीं, शुद्ध रक्त यहाँ निकलेगा एकदम प्योर। तो हम समझ जाएंगे कि ये रक्तपित्त बिल्कुल नहीं है। अब साध्यता और असाध्यता पे आ जाते हैं। सेकंड थिंग जो हो जाती है हमारी वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। साध्यता को ही हम निर्धारित करते हैं हमारे ट्रीटमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग। इसको जो ट्रीटमेंट प्लान आप बनाओगे वो ट्रीटमेंट प्लान इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है प्लान करना रहता है। ठीक है, देखेंगे साध्य रक्तपित्त में क्या हो रहा है, एक दोषज है। सपोज दैट कोई भी एक वात या पित्त या कफ, इवन वात पित्त या कफ, तो पित्त तो नहीं आएगा, वात या कफ, इनमें से किसी एक का ही अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसको बोल देते हैं क्या है ये, दिस इज साध्य टाइप।
ठीक है, एनीवन, साध्य में एनीवन, कोई एक। नाउ एक दो से रक्त पित्त साध्य हो जाता है। ऊर्ध्वक रक्त पित्त में हम आते हैं तो चूंकि ऊर्ध्वमार्ग में पित्त के साथ साथ कफ इन्वॉल्व है, क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। ऊर्ध्व रक्त पित्त में पित्त के साथ कफ का संसर्ग होता है। एवं प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्तम विधीयते, ये इसका चिकित्सा सूत्र है, ध्यान रखेंगे कि प्रतिमार्ग से हमें हरण करना है। अगर ऊपर वाले मार्ग से रक्त आ रहा है तो हम नीचे वाले मार्ग से निकाल देंगे, और अगर नीचे वाले मार्ग से रक्त जा रहा है तो हम उसको ऊपर वाले मार्ग के थ्रू हम जो है उसकी चिकित्सा करवाएंगे, दैट मीन्स वमन करवाएंगे। अब देखेंगे ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो उसमें विरेचन करवाना है। इससे क्या होता है, दोष जो होते हैं ना वो आपके ऊपर वाले स्थान में थे, यहां से निकल करके वो नीचे वाले स्थान में गति करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे रक्तपित्त में हमें समझ लेना है कि इफ अगर हम बात कर लेते हैं, इफ उरह प्रदेश, या पे हिंदी में लिख लेते हैं, यदि उरह उरस्थ दोष है तो वह कहाँ जाएंगे, तो विरेचन। ठीक है ना, इस केस में सिर्फ रक्तपित्त में ध्यान रखेंगे, रक्तपित्त। ठीक है, यहां पर हमें ये ध्यान रखना है यदि उरस्थ दोष है तो विरेचन करवाएंगे, क्यों, ताकि दोष जो है वो और से मूव करके कहा जाए, सो दैट दोष टू। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि दोष जो है वो कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, माइग्रेट टू लोअर पोर्शंस या लोअर एरियाज। ठीक है ना, नीचे वाले स्थानों पे दोष जो है वो विरेचन कर्म की वजह से चले जाएंगे। ओके, और विरेचन पित्त हराणाम श्रेष्ठम, से विरेचन कर्म पित्त को निकाल देता है। दैट मीन्स प्रतिमार्गम च हरणम से हमने ऊर्ध्वमार्ग वाले रक्त पित्त में विरेचन करवा दिया, और विरेचन चूंकि पित्र हराणाम श्रेष्ठ है तो इसलिए वो पित्त को निकाल देता है। इसी कारण क्या होता है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त का वेग शीघ्रता से रुक जाता है। साध्यम लोहित पित्तम तद ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, विरेचनम तु पित्तस्य जयार्थे परमौषधम, यश्च तत्रान्वया श्लेष्मा तस्य चानधम स्मृतम। दैट सिंपली मीन्स, देखो ऊपर वाले मार्ग में जो दोष है उनको निकालना कैसे है, विरेचन से। जब विरेचन से निकालना है तो विरेचन की औषधियां हम यूज करेंगे, और हम ये जानते हैं कि विरेचन के लिए जो औषधियां हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि पित्त शामक तिक्त कषाय मधुर रस वाली औषधियां पित्त के साथ साथ कफ का भी शमन करने वाली होती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। पित्त शामक तिक्त कषाय मधुर रस वाली औषधियां पित्त के साथ साथ कफ शामक भी हो जाती हैं। अब देखें, ये सिर्फ साध्यता की हम बात कर रहे हैं। अब अगर रोगी बलवान है तो साध्य है, बलवान नहीं है तो वो साध्य की कैटेगरी में है। नवीन और अल्प वेग वाला रक्तपित्त साध्य होता है तो लेटेस्ट है तो साध्य है। सुख काल में उत्पन्न रक्तपित्त भी साध्य होता है। सुख काल का क्या मतलब है, जब उष्णता कम होती है, हेमंत और शिशिर ऋतु, इस केस को हम सुख काल बोल दिया है। इसमें उत्पन्न रक्तपित्त जो है वो भी साध्य है। उपद्रव रहित रक्तपित्त साध्य है, अगर उपद्रव नहीं हो रहे हैं तब वो साध्य है, वरना फिर असाध्य जाएगा। याप्य की हम बात करते हैं, अधोगत रक्तपित्त कैसा होता है, याप्य होता है। याप्य होता है मीन्स डिसीज जो है वो चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट आप देंगे और डिसीज जो है वो चलती रहेगी। याप्य रक्तपित्त इसलिए बोला है इसको क्योंकि इसमें वायु का इन्वॉल्वमेंट, अभी हमने देखा था कि पित्तज रक्तपित्त में है ना, पित्तज रक्तपित्त में क्या होता है, या फिर हम बोलते हैं अधोगत रक्तपित्त, सिंपल सा अधोगत अधोगत रक्तपित्त। अधोगत रक्तपित्त में क्या इन्वॉल्व था, कौन सा दोष था, पित्त वायु था, रक्तपित्त के साथ वायु इन्वॉल्व था। और जब वायु इन्वॉल्व है तो क्या होगा, अधोगत रक्तपित्त में वमन करवाते हो आप। ठीक है, वायु का इन्वॉल्वमेंट हो, वमन करवाते हो, एवं वमन वायु का समन करने में हितकारी नहीं है, ये ध्यान रखें आप। जैसे ही आप वमन करवाएंगे तो वमन करने के बाद क्या होगा, कोष्ठ क्या होंगे, खाली होंगे। आफ्टर वमन, तो आफ्टर वमन व्हाट हैपन, आफ्टर वमन क्या होगा, कोष्ठ रिक्ति, कोष्ठ रिक्त होगा। और जैसे ही कोष्ठ रिक्त होगा क्या बढ़वा देगा, वात दोष को, वात को इंक्रीज कर देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें वायु का समन करने में वमन जो है वो नहीं श्रेष्ठ माना गया है।
ठीक है। इसीलिए याप रक्त पित्त में हम अधोगत वाले को रखते हैं तथा वमन वायु का समन करने में हितकारी नहीं है। और पित्त शामक तिक्त कषाय व मधुरस की औषधियां में केवल मधुरस ही वात शामक है, ये चीज भी ध्यान रखें। अतः औषधियां भी अल्प होने के कारण अधोगत रक्तपित्त याप्य कहलाता है। और द्विदोषज जो होते हैं ना, द्वंद्वज वाले, वो भी याप्य होते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज द असाध्य रक्तपित्त। असाध्य में क्या हो रहा है? देखो, जो उभय मार्गी टाइप का रक्तपित्त है उसमें क्या हुआ, पूरी बॉडी की जो भी स्रोतस थे वहां से ब्लड आने लग गया है। ठीक है। तो वो हमारा असाध्य की श्रेणी में जाएगा। उभय मार्गी रक्तपित्त असाध्य हो जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या बोला गया है, त्रिदोषज रक्त असाध्य है। उभयमार्गी त्रिदोषज असाध्य है। द्वंद्वज जो था वो कैसा था, याप्य था। ठीक है। उभयमार्गी रक्तपित्त में विपरीत मार्ग की प्रवृत्ति तथा विपरीत दोष संसर्ग के कारण वमन व विरेचन दोनों विरोधोपक्रम होने से निषिद्ध है तथा ऐसी सामक औषधियां भी उपलब्ध नहीं है जो एक साथ तीनों दोषों को शांत कर सकें। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। देखिए, यहाँ पर हम देख लें क्या बोला गया है, जो कि एक साथ तीनों दोषों को शांत कर सके ऐसी हमें औषधियां नहीं प्राप्त हैं। इसी के कारण उभयमार्गी रक्तपित्त जो है वो ट्रीटेबल नहीं है। मंदाग्नि युक्त तथा अतिवेग युक्त त्रिदोषज रक्तपित्त असाध्य होता है। अब देखना, ज्यादा वेग आ रहे हैं और मंदाग्नि भी है, तो दोनों के केस में ये कैसा बन गया, त्रिदोषज हो गया। ठीक है। मंदवेग, मंदाग्नि और अतिवेग, इनसे जो त्रिदोषज रक्तपित्त बना है वो कैसा होता है, असाध्य। रोग से शरीर भी कई बार क्षीण हो जाता है, तो क्षीण शरीर, ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ भाई, जैसे हमारी बॉडी कंप्रोमाइज हुई तो सीधी सी बात है ना, डिसीज नहीं क्योर होने वाली। क्षीण होने पर वृद्ध तथा अनशन करने वाले व्यक्ति का रक्तपित्त भी क्या हो जाता है, असाध्य। मांस प्रक्षालित जल के समान रंग वाला सड़ा हुआ दुर्गंध, अब ये हमें सिम्टम बताए जा रहे हैं कि अगर ऐसा रक्तपित्त हमें मिलता है तो उसको हम क्या मानते हैं, असाध्य मानते हैं। मांस प्रक्षालित जल के समान रंग वाला, सड़ा दुर्गंधी वाला, कीचड़ मिश्रित जल के समान, वसा और पूय मिश्रित रक्त के समान। वसा और पूय, पस अगर मिलकर के आ रहा है रक्त के साथ, तब हम उसको बात कर रहे हैं क्या, कि ये आपका असाध्य में जाएगा। ठीक है। यकृत व पक्वजंबू संवर्ण युक्त रक्त का स्राव तथा इंद्रधनुष के समान विविध वर्णों वाला रक्तपित्त भी असाध्य होता है। पक्वजंबू संवर्ण, ये भी ये ध्यान रख लेंगे, ये आपका असाध्य में आएगा। जो रक्तपित्त का रोगी संपूर्ण अदृश्य वस्तुओं तथा आकाश को रक्तवर्ण का देखता है वह भी असाध्य है। ये थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं, ये लक्षण अलग से मिलते हैं। दैट मीन्स ये हमें ऑब्जर्व तो नहीं होते, ये पेशेंट ही बताता है। जब वो आकाश को रक्तवर्ण का देखता है, ठीक है, जब वो रात में आकाश को, अदृश्य वस्तुओं को और आकाश को रक्तवर्ण का देखता है, तो वो भी असाध्य माना गया है। अरिष्ट लक्षणों से युक्त तथा समस्त उपद्रव युक्त रक्तपित्त असाध्य होता है। अरिष्ट जहां कहीं भी आ गया तो वो असाध्य में जाएगा। क्षीण व्यक्ति से जब खांसते खांसते रक्त निकल जाता है तो उसका रक्तपित्त असाध्य होता है। ध्यान रखेंगे, जो छींकते छींकते या खांसते खांसते रक्त निकल रहा है, असाध्य की कंडीशन में चला गया है। नाउ इसके आगे हम देखते हैं उपद्रव। सो उपद्रव में क्या क्या मिलेगा, अलग अलग उपद्रव बताए गए हैं, तो सिंपली से हम ध्यान रख लेंगे भाई। डिसीज है हमारी रक्तपित्त, रक्तपित्त में रक्त और पित्त दुष्ट है तो दौर्बल्यता होनी ही होनी है। ठीक है। इसके अलावा श्वास भरेगी। ठीक है। कास, ज्वर भी मिलेगा, वमन तो मिलेगा ही, मद भी मिल सकता है। ठीक है। पांडु मिलेगा ही, दाह, मूर्छा, फेंटिंग, और उसके बाद भोजनोत्तर तीव्र दाह, भोजन के बाद दाह होगा। कारण क्या है भाई, रक्तपित्त है तो भोजन के बाद ही तो दाह होगा ना, एकदम से जो हमारे बोल सकते हैं पित्त दोष एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। सो ये रक्तपित्त का क्या होगा, आफ्टर मील्स, आफ्टर मील्स इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है। हृदय प्रदेश में पीड़ा, ये तो होनी ही सही है क्योंकि वो समीपस्थ भी है, ये भी एक तरीका मान सकते हैं, हृदय जो है वो समीपस्थ हो जाएगा आमाशय के। इसके अलावा तृष्णा बिल्कुल लगेगी, पित्त बढ़ा हुआ है, अतिसार होगा, शिरो अभिताप, सर दर्द भी होगा। ठीक है। पूति स्ठी भवन, पूति दैट मीन्स स्पटम जो निकालेगा वो थोड़ा सा पूती रहेगा, दैट मीन्स गंदा टाइप का, सेपरेटेड। ओके। भक्त देश, भूख तो नहीं लगनी है। अविपाक होगा, क्षरित रक्त पित्त में विकृति, डिफेक्ट इन डिस्चार्ज ब्लड, जो भी ब्लड निकल रहा है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफेक्ट देखने को जरूर से मिलेगा।
ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। क्या यहाँ पे हमने इसको पढ़ा, आपका उपद्रव थे ये। ठीक है, तो ये जो भी उपद्रव है थोड़े थोड़े से ध्यान रख लेंगे इनको, अगर याद रह जाते हैं तब। अब हम अरिष्ट लक्षण पे आ जाते हैं। तो देखो अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं, जो कि मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं। ठीक है, कि भाई अब ये जो है वो नहीं बचने वाला है। ठीक है, जब ये नहीं बचने वाला तो इनको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे अरिष्ट के लक्षण हैं। ठीक है, देखेंगे क्या क्या हो रहा है। मा- अरिष्ट लक्षणों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यदि मांस स्रावित रक्त जो है वो वैश्वार कसाय मिश्रित जल के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, वैश्वार मीन्स मांस प्रक्षालन। ठीक है, अगर वो इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है रक्त, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये अरिष्ट सूचक है। ठीक है, स्रावित रक्त पुए या स्नेह मिश्रित हो तथा वह यकृत या पक्वजम्बू फल के समान हो। पक्वजम्बू फलाभम, पक्वजम्बू फलाभम अगर ये है तो ये अरिष्ट लक्षण है किसका, रक्त पित्त का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अ, स्रावित रक्त का वर्ण कृष्ण या नीला हो तथा उसमें मृत्यु तुल्य गंध हो। मृत्यु तुल्य अगर गंध आ रही है तो भी हम उसको क्या मानते हैं, ये अरिष्ट का लक्षण है। इंद्रधनुष के समान चमक वाला हो, स्रावित रक्त जो निकल रहा है वो इंद्रधनुष के समान चमक वाला अगर है। ठीक है, तो और उपद्रवों से युक्त हो तो ऐसे रक्तपित रोगी को त्याग देना ही चाहिए। राइट, अगर जो भी निकल रहा है वो इंद्रधनुष के समान वर्ण वाला हो गया और उपद्रव से युक्त है, तो फिर हमें उसकी चिकित्सा नहीं करनी। क्यों, क्योंकि वो उपद्रव आ गया। ठीक है, उपद्रवों की आप चिकित्सा करेंगे, एक मिटाएंगे दूसरा आएगा। ओके, सो उस सिचुएशन में हमें उसको अवॉइड करना ही बेटर है। ठीक है, नाउ अब जो बच्चा हमारा जो मेन काम है वो है चिकित्सा का सिद्धांत। ठीक है, चिकित्सा सिद्धांत पढ़ना ज्यादा जरूरी है। देखें, अब देखें इसमें दृष्टि किसकी हुई थी, रक्त और पित्त दोष की। ठीक है, रक्त भी दोष माना गया है, सुश्रुत ने माना है, बट हम यहाँ पे जस्ट सिंपली बात करते हैं अभी कि रक्त और पित्त की यहाँ पे दृष्टि पाई गई थी। तो इसको सुधारना है, हमें क्या करना पड़ेगा, रक्त और पित्त की चिकित्सा। ठीक है, ज्ञात्वा निदान मयनम मल अवनुलम अनुबलो बलम, मन मल अव अनुबलो बलम देश कालाद्यवस्थां च रक्त पित्ते प्रयोजयेत्। ठीक है, लंघनम रंगणम व आदौ शोधनम समनम तथा संतर्पणोत्थम बलिनो बहुदोषस्य साधयेत। अष्टांग हृदय बोल रहे हैं। क्या बोला है उन्होंने कि चिकित्सा के दौरान, है ना, हमें क्या क्या करना चाहिए, निदान को कम करना चाहिए। ठीक है, तो निदान का विचार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, कि ये क्या चीजें ले रहा था जिसकी वजह से डिसीज जो है वो यहाँ तक पहुंची है। दोषों की गति समझना जरूरी है, दोष का बल या अबल। ठीक है, तो दोष किस अवस्था में, व्याधि का बल, देश काल तथा रोगावस्था का सम्यक विचार करके, है ना। तो जब हम इनका सम्यक विचार कर लेंगे फिर हम लंघन रंगन या शोधन समन का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के हमारा रक्तपित्त सुधर सकता है। अब देखें कई बार क्या होता है, समतर्पणजन्य व्याधियां हो जाती हैं। समतर्पणजन्य हम कॉमनली अगर बात करें तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ हो क्या रहा है, समतर्पण तभी होता है ना जब लाइफ स्टाइल हमारी खराब हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी उतना वर्कआउट नहीं करेगी और स्टोरेज ज्यादा होता जाएगा। तो अगर संतर्पण जन्य व्याधि हो, रोगी और दोष जो बलवान है, तो हमें उनको क्या देना चाहिए, उनको शोधन उपाय करवाना चाहिए। ठीक है, आचार्य चरक ने रक्तपित्त की चिकित्सा के लिए निम्न सिद्धांत बताए हैं, तो देखेंगे। निदानम रक्तपित्तस्य यत् किंचितम संप्रकाशितम। ठीक है, जीवित आरोग्य आरोग्यकम स्तन्नम शिव्यम रक्तपित्त भी। रक्तपित्त रोगी को अपने जीवन की एवं आरोग्य की इच्छा हेतु रक्तपित्त के कारणों का परित्याग करना चाहिए। भैया सिंपल सी बात बताई जाती है हमारे यहाँ, दैट इज संक्षेपतः क्रिया योगो, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, संक्षिप्त में अगर हम क्रिया बता दें, चिकित्सा बता दें, तो वो क्या है, निदान परिवर्जन ही है। ये सुश्रुत उत्तर तंत्र में मिलता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, क्षीण बलवांसस्य रक्तपित्तम यदश्नुतः तद्दोषदुष्टमुत्क्लिष्टं न आदौ स्तम्भनम् आहरति।
जिस रोगी में मांस बल क्षीण ना हुआ हो, उचित रूप से जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के दुष्ट उबड़े हुए रक्तपित्त को प्रारंभ में रोकना नहीं चाहिए, अर्थात बलवान रोगियों में स्तंभन नहीं करवाना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज, ध्यान रख लेंगे। क्या बताया है यहाँ पे? मांस बल क्षीण ना हो, भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति के दुष्ट उबड़े हुए रक्तपित्त को प्रारंभ में रोकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो दूषित रक्त हो गया उसको निकलने देना चाहिए। जब ज्यादा हो एक्सेसिव, तब हमें ध्यान करने की जरूरत है। सो बलवान रोगी में स्तंभन नहीं, ठीक है। आगे बोला गया है कि आमदोष बढ़ने से उभरा हुआ पित्त यदि रक्त के साथ उत्पन्न करे, यदि रक्तपित्त उत्पन्न करे, आमदोष बढ़ा है तो वो जो बढ़ा हुआ पित्त है वो अगर रक्तपित्त उत्पन्न करता है, तब आमदोष का पाचनार्थ प्रारंभ में लंघन करवाना चाहिए। सीधी बात है, आमदोष अगर बढ़ा हुआ है तो हमें क्या देना है? लंघन, ठीक है। अब ऊर्ध्वक रक्तपित्त में लंघन तथा अधोगत रक्तपित्त में तर्पण करवाना चाहिए, ये ऐसा बोला गया है चरक में। ऊपर वाला जो रक्तपित्त है उसमें लंघन करवाओ, कफ के साथ था, अधोगत रक्तपित्त में तर्पण करवाओ क्योंकि वात के साथ था, ठीक है। अब बात करेंगे उष्ण नाग सेवन से उत्पन्न होता तो लंघन हित करे, ठीक है, बात वही है, बात एक ही बात कर ली उन्होंने, लंघन से वात वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रणन या संतर्पण देना है। लंघनीय रोगी में लंघन के पश्चात ऊर्ध्वक रक्तपित्त के रोगी में तर्पण तथा अधोगत रक्तपित्त में पेया हितकर होती है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोला गया है? ऊपर वाला का रक्तपित्त है तो उस केस में क्या हमने करवाया था? विरेचन, विरेचन करवाया था तो क्या हुआ? वात दोष बढ़ा, तो उसमें हमें तर्पण करवाना है, ठीक है। अब ये बताएं, अधोगत रक्तपित्त जो था उसमें क्या था? उसका इन्वॉल्वमेंट ऊपर वाले मार्गों से निकल रहा था, तो उसमें हमें पेया का यूज करना है जिससे कि बराबर से वो पाचन में चले जाए। तर्पणार्थ द्राक्षा, दुग्ध, मांस रस, दालें, अम्ल पदार्थ, गंध द्रव्यादि का प्रयोग हितकर माना गया है। रक्तपित्त में संशोधन का विचार हम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं ना बीमारी में, वो ये देखना है कि रक्तपित्त जो हुआ है वो रोगी कैसा है, बलवान है और उपद्रव की अवस्था में तो नहीं है। तो अगर उपद्रव नहीं है, बलवान रोगी है, संतर्पण से उत्पन्न रक्तपित्त है, तो उस केस में हम क्या करवा सकते हैं? संशोधन कर्म करवा सकते हैं। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में विरेचन और अधोगत रक्तपित्त में वमनकम श्रेष्ठ है, ये तो हमने पढ़ा ही है। ऊर्ध्वक एवं अधोगत रक्तपित्त में विपरीत मार्ग से संशोधन कराने से रक्तस्राव की प्रवृत्ति रुक जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसमें हो क्या रहा है? ऊपर वाले में क्या करवाना है? विरेचन, और नीचे वाले रक्तपित्त में वमन करवाना है, ठीक है। रक्तपित्त के रोगी में अम्ल द्रव्य हितकारी है, ये बहुत जरूरी बात है। विटामिन सी वाले जो द्रव्य है ना वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। साछौद्रम ग्रंथ ग्रथिते रक्तेले ये पारावर्तम सकृतम। यहाँ देखो, पहले रक्तपित्त के रोगी में अम्ल द्रव्य हितकारी होते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल द्रव्य मीन्स अम्ल द्रव्य जो भी रहेंगे हमारे, क्या हो गया? जो भी एसिडिक है, दैट इज सपोज दैट आम ही है, ठीक है। तो ये जो आम है ये भी क्या है? थोड़ा सा अम्ल है, ओके। तो रोगी को ये मना कर देंगे हम कि ये चीज नहीं लेनी। आगे देखते हैं, रक्तपित्त के रोगी में यदि रक्त की गांठ पड़ गई हो तो कबूतर के बीट का चूर्ण मधु के साथ देने से ग्रंथि का विलयन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, रक्त अगर इन्वॉल्वमेंट है गांठ में तो हमें क्या देना है? कबूतर के बीट का चूर्ण और मधु के साथ, वो भी, ठीक है, इससे ग्रंथि जो पच जाती है। रक्तपित्त का रोगी यदि छीण, गर्भिणी, बालक, वृद्ध, सूर्य संताप से पीड़ित तथा अतिश्रम से पीड़ित हुई हो, ठीक है, तो उस केस में संशोधन कर्म ना कराकर संसमन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। रोगी अगर छीण है, गर्भिणी है, बालक है, वृद्ध है, सूर्य है, संताप से पीड़ित है तथा अतिश्रम से छीण हुआ हो, तो तब उसमें संशोधन कर्म ना कराकर संसमन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। संसमन चिकित्सा सिद्धांत पे आ जाते हैं। तो रक्तपित्त की चिकित्सा में प्रमुख जो भी शास्त्रोक्त तो हमें बताए गए हैं योग, उन योगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रस, पश, भस्म, पिष्टि। तो भस्म और पिष्टि में क्या क्या हमें बताया गया? रस, पित्त, कुलकंदन रस, ठीक है। फिर रक्त पित्तांतक रस, पित्तांतक रस, कपर्दको रस, बोल परपटी, बोलबद्ध रस, गैरिक भस्म, स्वर्ण गैरिक, संग भस्म, चंद्र सॉरी शंख और चंद्र कलारस, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टि, प्रवाल पंचामृत और तृणकांत पिष्टि, ठीक है। तो
तो ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि रस भस्म और पिष्टी जो है वो कौन कौन सी टाइप की दी गई है। बट्टी की हम बात करते हैं तो एलादी बट्टी जो कि यक्षमा में दी गई है वही हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं रक्त पित्त में। उसके अलावा तीक्ष्णादि बट्टी, तीक्ष्णादि बट्टी में शुद्ध खरपर आ जाएगा, कर्पूर आपका, अभ्रक की भस्म आ जाएगी, रस सिंदूर आ जाएगा, तीक्ष्ण लौह भस्म और लाक्षा भी आने वाला है बट्टी में। ठीक है, तीक्ष्णादि बट्टी में। चूर्ण पे हम बात करते हैं तो लाक्षा चूर्ण और उसी राधि चूर्ण। ठीक है। चूर्ण की हम बात करते हैं तो चूर्ण में क्या बोला गया, लाक्षा चूर्ण। ओके, लाक्षा चूर्ण ये कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट को पूरा करने वाला है। उसके बाद उसी राधि चूर्ण। ठीक है, तो ये भी आपका यूरिनेशन बढ़ाने वाला है। अट्रुसकादि चूर्ण, इसके अलावा प्रेंगवादी चूर्ण और क्वाथ और रासवरिष्ठ में देखते हैं अट्रुसकादि क्वाथ, वासकादि क्वाथ, पद्मिनी पद्मकादि क्वाथ, द्राक्षारिष्ट, पत्रांगा सब, लोध्रा सब, उसीरा सब और ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली क्वाथ और आशावरिष्ठ की। ठीक है, अब हम बात करते हैं घृत की। तो घृत कौन कौन से देने, रक्त पित्त है, रक्त को सही करवाने का, पित्त का सही करवाने का काम वासा का है। सो वासा घृत सबसे पहले उन्होंने दिया है। दुर्वाक का घृत भी देते हैं, शतावरी घृत वो देते हैं, सप्तप्रस्थ घृत देते हैं और कामदेव घृत भी देते हम हैं यहाँ पे। पाक अवलेय और खंड की हम बात करते हैं तो खंड में कुष्मांड अवलेय, शर्कराद्य लौह, ठीक है, सम शर्कर लौह, वासाखंड, कुष्मांड अवलेय, ये सब बताया गया है। आदर्श व्यवस्था पत्रक में हम क्या देख पाते हैं यहाँ पे, देखिएगा जो है निदान परिवर्जन सबसे पहली चिकित्सा, इसके बाद दवाइयां चलती हैं। दवाइयां चल रही हैं तो वो कैसे लेना है ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी ऐसे समझना 250 mg मतलब 250 mg मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट हो गई है। ठीक है ना, तो इसको हमें क्या करना है, दोपहर सुबह दोपहर साय और मधु से भोजन उपरांत देना है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं भोजन उपरांत चूषणार्थ दिन में एक एक बाटी एक एक बार। ठीक है, तो वो जो बटी हमने दी है आपको उस बटी को चूसने के लिए रख देंगे। आ, इसको हम क्या बोल देते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, रक्तपित्त की ऊर्ध्वक रक्तपित्त की चिकित्सा, जिसमें कि क्या इन्वॉल्वमेंट था बताएं, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में क्या इन्वॉल्वमेंट था। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट कफ दोष का था और सॉरी, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में कफ दोष था और अधोगत रक्तपित्त में आपका वात दोष था। ठीक है, अधोगत रक्तपित्त की चिकित्सा ही बताई हुई, रक्त पित्तांतक रस, बोलबद्ध रस, मोच रस, प्रबाल पिष्टी, पथरंगासव और वासा घृत। ठीक है, आगे देखेंगे पथ्य व मफत की हम बात करते हैं, क्या चीजें करनी है और क्या अवॉइड करनी है। दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब भी आप किसी भी बीमारी को फेस कर रहे होते हो और डॉक्टर को सीख करते हो। ठीक है, सो रक्त पित्त के रोगी में निम्न पथ्य व अपथ्य निर्दिष्ट बताए गए हैं। पथ्य क्या क्या है, ठीक है, तो पथ्य को भैंसज रत्नावली ने जो बता दिया वो हम देखेंगे। पुराने चावल खा सकते हो आप, ठीक है, गेहूं धान का लावा खा सकते हो, साबूदाना खा सकते हो, मूंग खा सकते हो, मसूर खा सकते हो, लौकी, परवल, पतली मूली, पलांडो, भिंडी, तो ये सारी चीजें पथ्य में आ रही हैं। ठीक है, कच्चा नारियल ले आप, इच्छु रस पी सकते हैं, चीनी मिश्री भी, शीतल जल से स्नान करना और शीत वायु का सेवन, ये बहुत अच्छी बात है ना, इन दोनों चीजों का सेवन करना जरूरी है। चंदन का लेप भी करना है। ठीक है, सो ये जो है वो कुछ चीजें हमने यहाँ पे समझ ली। मुक्तामणियों के हाल वगैरह वो सब ठीक है, शीतलता वाली चिकित्सा हो रही है और मुक्ता। अपथ्य में आ जाते हैं तो क्या क्या चीज जो है वो नहीं खाएंगे, वो है हमारी तिल, उड़द, कुल्थी, गुड़, सरसों, राई, दही, छाछ, लवण, कटु पदार्थ, विदाही पदार्थ, गरम मसाला विरुद्ध भोजन, मत्स्य सेवन, आतप सेवन, अग्नि सेवन, मैथुन सेवन, मैथुन स्वेदन, वेग धारण इत्यादि। देखो इसमें से मोस्टली जो हमें दिख रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब क्या करवाने वाले हैं, ये सब हमारे पित्त को बढ़ाने वाले हैं। पित्त बढ़ाने वाली चीजें हमें क्या करनी है, नहीं लेनी। ठीक है, वेग धारण, व्यायाम, भय, क्रोध, चिंता आदि स्वेदन कर्म का त्याग करना चाहिए। तो जिनने ये सब चीजें की हो वो भी स्वेदन अ, अति स्वेदन आदि का प्रयोग करना, सॉरी, इनका व्यायाम, वेग धारण, भय, क्रोध, चिंता आदि स्वेदन आदि का त्याग करना जरूरी है। ठीक है, विशिष्ट पेय पथ्य की हम बात करते हैं तो उसमें खस, चंदन, पर्पट से सिद्ध तथा जल और इनका हिम या तंडुलोदक का पान रक्तपित्त के रोगी में विशेषकर लाभ देता है। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज बताई गई है, हिम है, तंडुलोदक है, तो ये कहीं ना कहीं आपने भी पढ़ा होगा पहले भी। तो ये आप ट्रीटमेंट दे क्या रहे हैं,
कुछ खास ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं ना। तो मैनेज करने का जो पैटर्न है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने शीतल चिकित्सा करी। ठीक है ना। जो रक्तपित्त था उसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शीतल चिकित्सा कर दी। ठीक है। तंडुलोदक हो, चाहे चाहे वो हिम हो या फिर वो परपट से सिद्ध जल हो, खस हो, चंदन हो। ठीक है। इस तरीके से हमारा रक्तपित्त का रोगी वो है थोड़ा सा बेटर फील करेगा, और धीरे धीरे चीजें हैं उसकी जो है वो रिजॉल्व आउट होकर के ठीक हो जाएंगी। ठीक। ये था हमारा पूरा आज का रक्तपित्त का समअप। सो यहाँ पे रक्तपित्त जो है समाप्त होता है। हमने सारी चीजें यहाँ पे वाइंड अप करने की कोशिश की है। तो अब इतनी सी बात है कि जब हम पढ़ लेते हैं चीजें, है ना, थोड़ी सी स्पीड शायद ज्यादा कम हो सकती है, बट जब आप पढ़ लेते हो ना चीजों को, तब हमारे अंदर एक फीलिंग आती है। और वो जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग का नाम हम दे देते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना। ये जो शब्द है ना, बड़ा खूबसूरत शब्द है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये शब्द जो है हम कोशिश बहुत करते हैं जीवन में अचीव करने की, बट मेनी टाइम्स कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें ये नहीं अचीव करवाने देती, और उन चीजों के नाम में यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ समझाऊं आपको, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। एंड द अदर थिंग इज कंफ्यूजन। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर लैक ऑफ विल पावर। ठीक है ना। सो हमारा एम तो है क्या, हमारा एम हमने सेट कर रखा है, दैट इज टू गेन टू अचीव दिस। ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज एम। एंड दीज आर नॉन ऑब्जेक्टिव थिंग्स। ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी नॉन ऑब्जेक्टिव थिंग्स हैं जो कि हमें नहीं लेना है। नॉन ऑब्जेक्टिव थिंग्स। ओके। हम इनका बराबर से सेवन करते हैं, कभी भी, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के टिल नाइट, जब आप बेड पे हो रहे होते हैं, बेड पे जा रहे होते हैं, तब तक हम इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं त्याग पाते, है ना। और यही एक बहुत बड़ा कारण बनती है हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को कम करने का। ठीक है। कंफ्यूजन होना, लैक ऑफ विल पावर होना। तो देखो, बेसिक फंडा ये है लाइफ का, दैट वॉट एवर यू डू इट विद अवॉइडिंग दीज थ्री थिंग्स। ये हमें अवॉइड कर देनी है, इनके अलावा हमें जो भी काम करना है वो कर लेना है। ठीक है। जब आप कोई भी काम करते हैं, दैट वर्क विल बिकम व्हाट, वर्शिप। बट दिस वर्क विल ओनली बिकम वर्शिप when you do not have these things within you, or you should at least avoid these things. Okay, so इनको वाइप आउट कर देते हैं। जब ये वाइप आउट हो गए, मतलब हमारे पास हमारा एम बचेगा, दैट इज ओनली व्हाट, दैट्स योर सेटिस्फेक्शन। ओके। सिंपल सा फंडा है, ट्राई करते हैं। यू आर गोइंग with us, and we will try to hold your hand till you got this thing. Okay. So thank you so much for this patience listening. Bye bye.